हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर सारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नागरिकता पढ़ा था और नागरिकता के बारे में जाना था। नागरिकता क्या होता है, नागरिकता कैसे मिलती है, किस प्रकार जाती है। आज हम लोग भाग 3 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में बताया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि फंडामेंटल राइट हमारे लिए क्यों बहुत ही आवश्यक है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इसे हमारे देश में क्यों लाया गया था और किस देश में कब पहले मिला था। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि मानव अधिकार कब हमें मिलते हैं। तो मानव होने के नाते हमें मानव अधिकार मिलता है। मौलिक अधिकार कब किसी को मिलते हैं, तो नागरिक होने के नाते हैं। किसी भी जानवर या किसी भी पशु को मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं। नागरिक होने के नाते किसी भी देश में और किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को मूल अधिकार मिलते हैं। नागरिक वह जिसे राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। नागरिकों को ही संवैधानिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, न किसी जानवर, न किसी पशु या न किसी और व्यक्ति को। क्योंकि जो राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार है, यह हर देश और हर कंट्री के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। सबसे पहले इंग्लैंड ने 1215 में अपने व्यक्तियों को मूल अधिकार दिया था। तो ये एक फैक्ट है, आपको जानना चाहिए कि इंग्लैंड ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार 1215 ईस्वी में दिया था। इस मूल अधिकार को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा या मानवाधिकार पत्र कहा जाता है। भारत में मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा या मानवाधिकार पत्र कहा जाता है। भारत में पहली बार मूल अधिकार का जिक्र 1928 के समय किया गया था, ये आपको जानना चाहिए। और जिक्र होने का कारण क्या था कि 1927 साइमन कमीशन का गठन होता है ब्रिटिश में। और ये जो साइमन कमीशन है, ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन होता है और इसके जो सारे सदस्य थे अंग्रेज थे और इसका विरोध भारत में जमकर हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इसी कारण, साइमन कमीशन के गठन के कारण, क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन किया गया था और ये इंडिया में इसको भेजा गया था कि भारत में अस्थायी जो भी नियम कानून बनाने हैं उसको बनाया जाए। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि इसके जो भी सारे सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और इस विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके कारण बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली में बम भी फेंका था। तो ये कुछ थोड़ा सा फैक्ट थे, मैंने आपको बताया। तो साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, मैंने पहले आपको बताया। साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक गतिविधियों की तलाश में। तो साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि भारत में एक संवैधानिक गतिविधि की तलाश की जाए, इसके जो भी अभी भी नियम कानून चल रहे थे उसमें कुछ सुधार किया जाए, इस कारण साइमन कमीशन का गठन किया गया था। परंतु भारतीयों की मांग थी कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। उस समय भारतीयों की मांग थी कि जो संविधान, भारत का संविधान है वो भारत के लोग बनाए, न कि कोई ब्रिटिश संसद के सदस्य आके भारत का संविधान बनाए। 1927 में पंजाब में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 1927 में पंजाब के जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने लाठीचार्ज होने के कारण उनकी वीरगति की प्राप्ति हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड बर्कन हेड भारतीयों को चुनौती दी थी कि वो अपना खुद का संविधान बना कर दिखाएं। लॉर्ड बर्कन जो थे ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि अगर भारतीय इतने पढ़े लिखे हैं तो ये अपना संविधान बना कर तो छोड़ दिखाएं। तो इसी चुनौती को स्वीकार पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ये आपको पता ही होगा। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने ही 1928 में एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ये संविधान बनाने की क्रम में सबसे पहला रिपोर्ट था। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपनी रिपोर्ट एक पेश की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट था, इसी में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की गई थी। ये जो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया, इसका कारण यही था कि सबसे पहले कब मूल अधिकार दिया गया था। तो 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मूल अधिकार का जिक्र किया गया था या मांग की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में कुल 19 मूल अधिकार मांग की मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में नेहरू रिपोर्ट आया था, या संविधान के बनाने के विषय में सबसे पहला जो रिपोर्ट था नेहरू रिपोर्ट था। इसे 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया गया था और नेहरू रिपोर्ट में ही मूल अधिकार की चर्चा की गई थी।
तो नेहरू रिपोर्ट में कुल 19 मूल अधिकार के मांग मोतीलाल नेहरू की थी, लेकिन अभी जो है वो अभी 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे संविधान में बताए गए हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में, और इस अधिवेशन में मूल अधिकार को स्वीकार किया गया। तो सबसे पहले 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में, जिसे उसमें मूल अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। और अपने संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारा जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। ये जो मूल अधिकार हैं ये नागरिकों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में लाए गए हैं, इसे नागरिकों को व्यवस्थापिका के भी खिलाफ प्राप्त है, न कार्यपालिका के भी, और व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संसद जो है व्यक्ति के मूल अधिकारों के विषय में कोई कानून बनाती है, उसका हनन होता है, तो व्यक्ति चाहे तो आर्टिकल 32 के तहत जो रीट जारी होती है उसके तहत वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपने मूल अधिकार के हनन के विषय में एक अपील भी कर सकता है, और उसके बारे में जान भी सकता है और कुछ कर भी सकता है। और कार्यपालिका के भी विरुद्ध अगर कुछ कार्यपालिका व्यक्ति के मूल अधिकारों के बारे में हनन करती है तो उसके बारे में भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो कितने मूल अधिकार हमें मिले हैं, निम्नलिखित हैं। थोड़ा सा मूल अधिकार के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है उसे समानता का अधिकार बोलते हैं, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया है। तो जो सबसे पहला हम लोग का मूल अधिकार है वो समानता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 14 से 18 में बताया गया है। आर्टिकल 14 जो बताया गया विधि के समक्ष समानता है। 15 जो धर्म, लिंग, जाति भेद के विवाद पे अगर उस धर्म, लिंग भेद के हिसाब से दिया गया मूल अधिकार। जो 16 है वो नौकरी में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये 14 से 18 के बारे में हो गया। दूसरा जो मूल अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में बताया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की हमें चर्चा की गई है, जैसे कहीं घूमने की स्वतंत्रता, शांति सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं विचरण करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ऐसे करके 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में की गई है। आर्टिकल 20 में अपराध अगर आप करते हैं तो उसमें आपको संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 20 में प्राण की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 21 में ही एक शिक्षा का भी अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार कुछ दिया गया है बच्चों को, कि अगर कुछ बच्चे जो भी हैं उनको शिक्षा का अधिकार रहेगा। आर्टिकल 22 है जो वो अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो उसके बारे में उसको आपको संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल जो तीसरा जो मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। 23 ये हमें बताता है कि 23 में अगर कोई भी जो भी व्यक्ति है उसकी अगर शोषण किया जाता है तो आर्टिकल 23 के तहत उसकी सुरक्षा की जाएगी। और आर्टिकल 24 ये बताता है कि किसी भी अगर बालक को अगर कारखाना में अगर उसे नाबालिग अगर है और किसी कारखाना में अगर काम कर रहा है तो उसके निषेध या उसको रोका जाएगा। तो आर्टिकल 24 हमें ये बताता है। जो चौथा जो हम लोग का मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे आर्टिकल 25 और 25 से 28 के बारे में बताया गया है। और जो पांचवा मूल अधिकार है हमारा जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जिसे आर्टिकल 29 और 30 के बीच में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये जो मूल अधिकार है इसे खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दिया गया है। तो आर्टिकल 29 में भी और आर्टिकल 30 में भी। जो छठा मूल अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार पहले था, जिसे आर्टिकल 31 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं है। इसको अब हटा के एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, जिसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। लेकिन जैसे आगे यहाँ भी लिखा हुआ है कि लेकिन अभी से 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में ले जाकर डाल दिया या रख दिया। अब ये मूल अधिकार हमारा नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है और ये संवैधानिक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है, इसके हनन से आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। हाँ, कानूनी अधिकार है कि आपको कोई जबरन इसका कोई संपत्ति आपको कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कानून के द्वारा इस संपत्ति को छीना जा सकता है। जैसे कि ऐसे समझिए
कि अगर जो भी रेलवे या रोड का निर्माण होता है तो अगर उसमें किसी भी सड़क और रेलवे के निर्माण में संपत्ति या जगह भूमि की जगह आवश्यकता होती है, तो इसको सरकार के द्वारा अगर अधिग्रहण किया जाता है, इस आपको मुआवजा देके, तो आप मूल अधिकार के इसको आप हनन नहीं मानेंगे, ये क्योंकि कानूनी अधिकार है। कानून जब चाहे आपको से ये अधिकार छीन सकती है। इसी अधिकार के बाद से पहले तो जो छठा हम लोग का जो मूल अधिकार बचता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा जितने भी 5 प्रकार के आपको मैंने मूल अधिकार बताया, अगर वो हनन होता है तो इसी उपचार के द्वारा उस हनन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखती है और 5 प्रकार के रीट जारी करती है। उसको अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके तहत 5 प्रकार की जो रीट जारी की जाती है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकारपेक्षा, उत्प्रेषण और उत्प्रेषण। इस प्रकार की 5 प्रकार की जो है वो रीट जारी की जाती है। तो अब ये थोड़ा सा आगे और एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहले मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, जैन है, बौद्ध हैं, पारसी हैं। इन्हें जो है अल्पसंख्यक माना जाता है। ये 6 समुदाय हैं। इन्हीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक आत्मा कहा है। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है, हर तैयारी करने वाले बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये कभी ना कभी पूछ लेता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो ये दोस्तों हमारा कुछ मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, जिसको मैंने आपको बताया। इसके अगले भाग में हम लोग, ये पार्ट 1 है, इसके अगले भाग में हम लोग और थोड़ा सा मूल अधिकार के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि और मूल अधिकार के विकास का क्रम क्या रहा, इसको क्यों लाया गया और ये इसको लागू होने से क्या क्या अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।